प्रिय छात्रों, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 1 और 2 में 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 1 आप लोगों के समक्ष लेकर हम आए हैं। यह प्रश्न श्रृंखला कक्षा 11 की गृह परीक्षा में भी काम आएगी। सबसे पहले हम आदिकाल अर्थात वीरगाथा काल से प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। अर्थात जिस काल को रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल का नामकरण किस लेखक ने किया है? 4 ऑप्शन हैं। राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल कहा है। दूसरा प्रश्न, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है। किस लेखक ने आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है? 4 ऑप्शन हैं। मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है। तीसरा प्रश्न, आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल या भक्ति काल। तो आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल इसका सही उत्तर है, क्योंकि स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है और श्रृंगार काल रीति काल को कहा जाता है। चौथा प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। अर्थात जो ऊपर आपने पढ़ा कि आदिकाल का सिद्ध सामंत काल नाम भी है, यह सिद्ध सामंत काल नामकरण किस लेखक के द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन हैं। राहुल सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है या हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य हैं? प्रिय छात्रों, ये आपके प्रश्न के बगल में सन दिए गए हैं 2015, 16, 7, 17, 5। ये बोर्ड परीक्षा में जिस वर्ष से प्रश्न पूछे गए हैं उनका वर्ष दिया गया है। तो ये हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये 2015 और 2016 दोनों वर्ष पूछे गए हैं। तो हिंदी का प्रथम कवि 4 ऑप्शन हैं। गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, जगनिक, सराहपा। तो हिंदी का प्रथम कवि सराहपा को माना जाता है, यही ऑप्शन सही है। वीरगाथा काल की विशेषता है। 4 विशेषताएं दी गई हैं। नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य की रचना। तो नारी का रूप सौंदर्य चित्रण ये रीतिकाल की विशेषता है। प्रकृति चित्रण ये छायावाद की विशेषता है। युद्धों का सजीव चित्रण ही वीर गाथा काल की मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन का इसका सही है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? छात्रों आप लोग ध्यान देना, 5वें प्रश्न में पूछा गया था हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो उसका उत्तर सराहपा थे। अब पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन हैं। अब्दुल रहमान, नरपति नाल, अमीर खुसरो, धनपाल। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदी का प्रथम कवि तो सराहपा हैं, लेकिन खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? पांचवा प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया। ये प्रश्न 2003, 15 और 16 में बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसके सराहना आप इसका उत्तर जानते हैं। अगला प्रश्न है, हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। तो हरिवंश पुराण के रचनाकार जैन कवि स्वयंभू को माना जाता है। यही ऑप्शन सही है। आप 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास के कवि का नाम है। रास काव्य परंपरा आदिकाल की थी, तो भारतेश्वर बाहुबली रास के कवि का क्या नाम है? 4 कवि दिए गए हैं, दलपत विजय, शालिभद्र सूरी, देवसेन, कुक्कुरिफा। तो इसमें सही ऑप्शन है शालिभद्र सूरी ही भारतेश्वर बाहुबली रास के कवि हैं या रचनाकार हैं। 11वां प्रश्न, आदिकाल को वीर गाथा काल का नामकरण किया है, किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या मिश्र बंधु ने? इसका उत्तर आप लोगों को मालूम होना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल नामकरण किया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था। सबसे पहले आदिकाल को वीर गाथा काल नामकरण करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंदवरदायी हैं, अथवा चंदवरदायी की रचना क्या है? 2005 और 15 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, संदेश रासक। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भली भांति जानते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? 4 रचनाएं हैं, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, अखरावट। तो विद्यार्थियों, रासक या रासो ग्रंथ जितने भी हैं ये सब आदिकाल के हैं। तो संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो और बीसल देव रासो ये तीनों रचनाएं आदिकाल की हैं, जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये तीनों रचनाएं जायसी की हैं और भक्ति काल की हैं। तो इसमें अखरावट ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? पुनः पूछा गया 2007 में, 8 में और 13 में। तो इसके रचनाकार आप लोग भली भांति जानते हो, चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? 4 रचनाएं दी गई हैं, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, साहित्य लहरी। आप लोग भलीभांति इसका उत्तर जानते हो। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदायी की रचना है, ये वीर गाथात्मक है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? सूरसागर, पद्मावत, बीसल देव रासो और आंसू। तो सूरसागर सूरदास की रचना भक्तिकाल की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना भक्तिकाल की है, आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, छायावाद की है, बीसल देव रासो रचना आदिकाल की है। हमने बताया था जितने भी रासो या रासक ग्रंथ हैं वो सब आदिकाल के हैं। इसका ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न है, रेवंत गिरिरास के रचयिता हैं। रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन हैं? 4 कवियों के नाम दिए गए हैं, दलपत विजय, जिन धर्म सूरी, विजय सेन सूरी, मुनि जिन विजय। तो रेवंत गिरिरास के रचयिता विजय सेन सूरी हैं। ऑप्शन गा सही है। अगला प्रश्न 18वां, परमाल रासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। प्रिय विद्यार्थियों, जिसे हम आल्हा कहते हैं, जिसे हम आलखंड कहते हैं, ये जगनिक की रचना है।
इसी को परमाल रासों के नाम से भी जाना जाता है और ये आदिकाल की रचना है। परमाल रासो किस काल की रचना है? 2007 में पूछा गया था। आदिकाल की रचना है। 19वां प्रश्न, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? अर्थात वीर गाथा काल में कौन सी 3 चीजें होती थीं और एक चीज क्या है कि जो नहीं होती थी? तो युद्धों का सजीव वर्णन होता था, क्योंकि वीर गाथा काल था तो युद्ध का वर्णन तो होगा ही। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, राजाओं के दरबार में रहते थे तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी किया करते थे। कल्पना की प्रचुरता थी, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना उस समय नहीं थी। तो विकल्प ख, राष्ट्रीयता की भावना वीरगाथा काल की विशेषता नहीं है। विकल्प ख सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता हैं। आपको बताया गया पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। अब दूसरा, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? आप लोगों को बताना है। देवसेन, नरपति नाल, विजय सेन सूरी या जिनदत्त सूरी। तो इसमें से नरपति नाल खंड खा ऑप्शन सही है। नरपति नाल ही बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। 21वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है अथवा इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? 2013 और 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत, विद्यापति पदावली। तो हमने आपको बताया कि रासो ग्रंथ जितने भी मिले वो आदिकाल के हैं। विद्यापति को भी आदिकाल में रखा गया है तो विद्यापति पदावली भी आदिकाल की है। पद्मावत ग्रंथ आप लोग जानते हो मलिक मोहम्मद जायसी का है और मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। ये भक्ति काल की रचना है, इसलिए ऑप्शन गा सही है। अगला प्रश्न, बुद्धिरास के रचयिता हैं। बुद्धिरास के रचयिता कौन हैं? आशगु, सारमूर्ति, शालिभद्र सूरी, जिन धर्म सूरी। तो बुद्धिरास के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं। ऑप्शन गा सही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2010 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि बुद्धिरास के रचयिता कौन है? तो बुद्धिरास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। अगला, आदिकाल के रचनाकार हैं। 4 रचनाकारों का नाम दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कौन सा रचनाकार आदिकाल की समय सीमा के अंतर्गत आता है। तो नरपति नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, केशवदास, नाभादास। तो नरपति नाल अभी आपने पढ़ा, जिनकी रचना बीसल देव रासो है, ये आदिकाल के रचनाकार हैं। जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युग के हैं। केशवदास भक्तिकाल और रीतिकाल की परिधि के अंतर्गत आते हैं। नाभादास भक्तिकाल के हैं। 24वां प्रश्न, आदिकाल की रचना है अखरावट, खुमान रासो, छत्रसाल दशक, दीप शिखा। तो आप लोग तुरंत पहचान जाओगे। हमने बताया कि रासो और रासक जितने भी ग्रंथ हैं वो आदिकाल के हैं, तो खुमान रासो आदिकाल की रचना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न, विद्यापति कवि हैं। विद्यापति भक्तिकाल के कवि हैं कि रीतिकाल के कवि हैं या आदिकाल या आधुनिक काल के? तो आपको अभी हमने बताया विद्यापति पदावली आदिकाल की रचना है। विद्यापति को आदिकाल का कवि माना जाता है। ऑप्शन का सही है। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? 4 ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी। आप लोग इसका उत्तर तुरंत दे ले जाओगे कि पृथ्वीराज रासो आदिकाल की ग्रंथ है या आदिकाल की रचना, जबकि रामचरितमानस तुलसीदास का भक्तिकाल का, पद्मावत जायसी का भक्तिकाल का, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी का छायावादी रचना है। 27वां प्रश्न, परमाल रासो के रचयिता कौन है? अभी आपको हमने बताया कि परमाल रासो, जिसे आलखंड भी कहा जाता है, इसके रचयिता जगनिक हैं।
28वां प्रश्न, जयचंद प्रकाश किसकी रचना है? चंद्रवरदाई, नरपतिनाल, भट्ट केदार या विद्यापति? तो जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, ऑप्शन का सही है। 29वां, खुमान रासो किसकी रचना है? जगनिक, नरपतिनाल, दलपत विजय, भट्ट केदार? तो खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। नरपति नाल की बीसलदेव रासो, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, दलपत विजय का खुमान रासो, जगनिक का परमाल रासो, ये रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। चलिए चलते हैं 30वें प्रश्न पर कि हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति से प्रारंभ होता है? कौन सा भारत में राज साम्राज्य था जिसके समाप्ति के बाद हिंदी साहित्य के आदिकाल का हम प्रारंभ मानते हैं? मौर्य साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य, वर्धन साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य? तो विद्यार्थियों, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर्षवर्धन का साम्राज्य ही वर्धन साम्राज्य कहा जाता था। तो वर्धन साम्राज्य की समाप्ति के बाद आदिकाल के प्रारंभ होता है। अगला 31वां प्रश्न है, स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन हैं? 4 ऑप्शन हैं, देवसेन, जिन धर्मसूरी, मुनि जिन विजय, विजय सेन सूरी। तो जिन धर्मसूरी स्थूल भद्र रास के रचनाकार हैं। ये जैन ग्रंथ है जिन धर्मसूरी का स्थूल भद्र रास। अगला प्रश्न 32वां, हिंदी का आदि काव्य क्या है? बीसलदेव रासो, कवित्त रत्नाकर, रामचंद्रिका या साखी? तो आप लोग बताइए। आदिकाल का काव्य आदिकाव्य है, तो आदिकाल का काव्य कौन सा है? इसमें रासो या रासक ग्रंथ जितने भी हैं वो आदिकाव्य या आदिकाल के काव्य हैं। बीसलदेव रासो सही ऑप्शन है। 33वां प्रश्न, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है किस चीज का? श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का या प्रशस्ति का? तो विद्यापति के पदों में कहीं कहीं किस चीज का? विद्यापति की पदावली मुख्य रूप से श्रृंगार रस से प्रधान पदावली है, लेकिन इसमें कहीं कहीं नीति वाक्य भी है, अर्थात नीति का पुट है। निम्नलिखित में से पहचान कर लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है। यह भी आदिकाल की प्रवृत्तियों से संबंधित प्रश्न है। का जीवन की नश्वरता का वर्णन, खा युद्ध का विशद वर्णन, गा श्रृंगारिक बातों का वर्णन और घा काव्य में अलंकरण का वर्णन। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से पहचान कर लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है। आप लोग इसका प्रश्न का उत्तर कई बार दे चुके हो। तो युद्ध का विशद वर्णन आदिकाल के साहित्य में प्राप्त होता है। 35वां प्रश्न, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? या निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2004, 2006, 2010 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहीं भी पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामचरितमानस भक्तिकाल के अंतर्गत आता है, पद्मावत भी भक्तिकाल के अंतर्गत आता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम का महाकाव्य है, जबकि हिंदी का प्रथम महाकाव्य अगर पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रासो है, इसलिए ऑप्शन का सही है। वीर गाथा काल के कवि हैं, 4 कवि हैं, सूरदास, भूषण, केशव, चंद्रवरदाई। आप लोग इसे पढ़ चुके हो। तो चंद्रवरदाई आदिकाल या वीर गाथा काल के कवि हैं, जबकि सूरदास और केशवदास भक्ति काल के हैं और भूषण रीति काल के कवि माने जाते हैं। 37वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कवि नहीं हैं। तो सारंगधर, जगनिक, सुमित्रानंदन पंत, चंद्रवरदाई। आप लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं, ये आदिकाल या वीर गाथा काल के कवि नहीं हैं। ऑप्शन गा सही है। 38वां प्रश्न, अमीर खुसरो कवि हैं किस काल के? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तो आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो, और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। इसको आप लोगों को बताया जा चुका। दोहा कोश के रचनाकार कौन हैं? सबरपा, लुईपा, सराहपा या कन्हपा? तो विद्यार्थियों, हिंदी के प्रथम कवि सराहपा माने जाते हैं और सराहपा का दोहा कोश है, इसलिए ऑप्शन का सही है कि दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सराहपा हैं। 40वां प्रश्न, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? इसके रचयिता कौन हैं? भट्ट केदार, नरपति नाल, मधुकर कवि, विद्यापति? तो जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है, ये ऑप्शन का सही है। अब फिर आ गया 41वां प्रश्न, जो हमने आपको बता दिया है कि आलखंड का दूसरा नाम क्या है? आप लोग स्वयं बताइए, आलखंड का दूसरा नाम क्या है? बेसलदेव रासो, परमाल रासो, खुमान रासो या हमीर रासो? तो ऑप्शन ख, परमाल रासो आलखंड का दूसरा नाम है। 42वां प्रश्न, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने या राम कुमार वर्मा ने या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? विद्यार्थियों, ये प्रश्न आप लोग जानिए। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, और आदिकाल को बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2015, 16 और 18 में। अगला 43वां प्रश्न, खालिक बारी के रचयिता कौन हैं? कुशल लाफ, भट्ट केदार, मलिक मोहम्मद जायसी या अमीर खुसरो? तो खालिक बारी के रचयिता अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की रचना है, कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? राउल बेली, खालिक बारी, पाउण दोहा या भविष्यत कथा? आपको पढ़ाया जा चुका। खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, ये 2016 में पूछी गई। 15 में पूछी गई खालिक बारी के रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। और 16 में पूछी गई कि अमीर खुसरो की रचना है, तो क्या है? खालिक बारी है। ऑप्शन खा इसमें सही है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 45वां प्रश्न, मुकरियां रचना है, मुकरियों की रचनाकार कौन है? तो पहेलियां और मुकरियां, खालिक बारी, ये तीनों रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। पहेलियां, मुकरियां, खालिक बारी, दो सुखने, ये सब अमीर खुसरो की रचना है। 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? कामायनी, सूरसागर, भारत भारती या उद्धव शतक? तो भक्ति काल की रचना कौन सी है? कामायनी छायावाद की, भारत भारती द्विवेदी युग की, उद्धव शतक नहीं है, तो सूरसागर जो है ये भक्ति काल की रचना है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? तो विद्यार्थियों 4 ऑप्शन हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 2018 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन खा सही है।
भक्ति काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1345 से, 1343 से, या 1349 से, या 1377 ईस्वी से? तो आपको बताया जा चुका है कि 1343 ईस्वी से भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। 743 से 1343 आदिकाल, 1343 से 1743 भक्ति काल। भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है किसे? वल्लभाचार्य को, रामानुजाचार्य को, शंकराचार्य को, या निम्बारकाचार्य को? तो भक्ति आंदोलन का श्रेय वल्लभाचार्य को जाता है। ऑप्शन का सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। एक कथन है। यह कथन किसका है? 2013 और 2014 लगातार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य श्याम सुंदर दास? किसका कथन है? विद्यार्थियों, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए और हमेशा याद रखिए, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। अगला कथन है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है? या कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, यह कथन किसका है? 2005 और 2015 की बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हम आपको बता दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही ये कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को यह भी कहा था कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा था और यह भी कहा था कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वह वाणी के डिक्टेटर थे। 52वां प्रश्न, भक्ति काल की किस रचना में 1.25 लाख पद माने जाते हैं? रामचरितमानस में, पद्मावत में, सूर सारावली में, सूर सागर में? तो स्पष्ट है उत्तर, पद तो सूर सागर में ही है। तो सूर सागर में सूरदास जी की जो की रचना है, इसमें 1.25 लाख पदों की रचना सूरदास ने की थी, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषद, या मनुस्मृति? तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध पर आधारित है सूर सागर। सूर सागर की रचना श्रीमद् भागवत के आधार पर सूरदास जी ने की थी। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये आदिकाल से संबंधित 53 प्रश्न पूरे हुए और इसके अगली श्रृंखला हम पार्ट 2 के रूप में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वर्णी हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी अवश्य कीजिए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।